आपका स्वागत है ऑनलाइन प्रयास में। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी सेल का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, और सेल के पोटेंशियल के बाद मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी स्पॉन्टेनिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, देखना स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ एकदम से मतलब विद पोटेंशियल के साथ हो रही हो, एक चीज़। दूसरी मैं ये कह रहा हूँ कि सेल पोटेंशियल क्या होगा। आपको एक बात पता है बहुत अच्छे से कि अगर आप किसी का E0 ऑफ सेल निकालते हो तो आपको ये भी पता है कि किसी सेल में एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। एक जनरल ट्रिक है आप लोग के लिए कि अगर आप E0 ऑफ सेल निकालें तो E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड कर दें। This is simplest formula to calculate the E0 cell of the compartments। अब दूसरी बात कि कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, उसको समझना है। देखना कैथोड कौन सा होगा। लेट सपोज मैं उस वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ जिसमें क्या था जी, एक एनोड और कैथोड कौन सा वाला, जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा था। ये कौन सी रिएक्शन थी जिसको बोलोगे आप एनोड। क्या बोलोगे जी, एनोड। ठीक है, देखो ऐसे ही आपके पास Cu2 पॉजिटिव था और उसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो ये किस में चेंज हो रहा था, बोलो Cu सॉलिड में, ये हो रही थी कैथोड में। ठीक, जब रिएक्शन चलती हैं उस टाइम पे कोई ना कोई एक पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है जी। उस पोटेंशियल की वजह से पूरे सेल में एक करंट पैदा होता है जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। और अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू कर देंगे तो आपके पास E0 ऑफ सेल आ जाएगा। बात नंबर 1, ये बात आपको पता चल गई कि E0 ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करना है। इसके आगे की बात करते हैं कि सेल, कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा। देखना सबसे पहले आप लोग को एक चीज पता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E0 ऑफ सेल हो जाती है, तो वहां पे आपकी सेल स्पॉन्टेनियस होती है। इसका मतलब ये है जी, डेल्टा G आपका क्या हो गया जी, नेगेटिव हो गया। जब डेल्टा G नेगेटिव होता है तब क्या होती है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। नंबर 1। दूसरी चीज क्या होगी कि विदाउट एनर्जी के कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एक दूसरी चीज, अगर सिस्टम में एनर्जी नहीं है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, और एनर्जी का मतलब ही पोटेंशियल होता है। इसलिए सेल का अगर पोटेंशियल अगर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी उस टाइम पे। लेकिन सेल पोटेंशियल जो है आपका अगर पॉजिटिव हो गया तो पक्का जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी जी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अब मैंने सबसे पहले आपको क्लास में बताया था कि जब हम कोई सेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम पे 2 चीज़ें थी, एक इलेक्ट्रोड था और एक सेल था, ब्रिज था उसमें, और सेल के अंदर था आपका एनोड, ब्रिज, कैथोड। ठीक, अब जो एनोड में था उसमें कोई इलेक्ट्रोड था और कैथोड में भी कोई ना कोई इलेक्ट्रोड था। एक बात क्या था कि कोई ना कोई इलेक्ट्रोड आ रहा था। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोड आ रहे थे तो इलेक्ट्रोड कितने टाइप के हो सकते हैं ये भी आपको पढ़ना है। सबसे पहले जो आपको मैंने बताया था नॉर्मली कि उसमें क्या था जी, एक जिंक का था और एक Cu था, 2 चीजें थी, एक कॉपर था एक जिंक था, इनसे इलेक्ट्रोड बने थे। एक बात तो एक चीज हो गई। दूसरी बात होती है कभी कभी मेटल अपने आयन के सॉल्यूशन के साथ होगा, तो उसको बोलते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रोड में पहले मैं बोल रहा हूं मेटल आयन इलेक्ट्रोड।
देखो जी, जो भी 12th एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि काम आपका इतने से भी चल जाएगा, काम आपका इससे भी चल जाएगा कि ई नॉट ऑफ सेल निकालना है तो कैथोड माइनस एनोड कर दीजिए, उससे भी काम तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इसका नॉलेज आ गया, इसका मतलब आप किसी भी रिएक्शन के लिए जो नर्स्ट इक्वेशन होती है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात है, मेटल बोला, आपने कोई मेटल ले लिया, ठीक, उसके बाद मेटल आयन बोला, दैट मीन्स मेटल का कोई ना कोई एन पॉजिटिव होगा और वो एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी। अगर इसका इलेक्ट्रोड बनता है तो उसको बोलेंगे मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब बात आती है कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड में कैथोड और एनोड क्या होगा। पहले तो हम बात कर रहे थे भाई, आपके पास एक कॉपर था, एक आपके पास एनोड था, तो ठीक है, वहां पे तो आपने एनोड जिंक को माना और उसके बाद आपने कैथोड माना, तो एक चीज तो सही है, वहां पे आपने बहुत अच्छा कर दिया कि भाई आप एक चीज को मान रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे एक ही चीज आ गई, एक मेटल आ गया, उसका एक मेटल आयन आ गया, तो कैथोड और एनोड की रिएक्शन हमेशा एक जैसी होंगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब क्या है समझना। देखो, अगर आप एनोड की बात करते हो, मैंने आपको पहले ही समझाया है, एनोड का मतलब होता है क्या जी, ऑक्सीडेशन। क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन। और जो कैथोड होता है जी, उसका मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है जी, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। देखो, इसका मतलब मेटल के साथ जो ये मेटल आयन है वहां पे भी यही हरकत होने वाली है कि भाई आपका जो एनोड होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। कहने का मतलब ये है कि मेटल एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन देगा, Mn पॉजिटिव में चेंज कर देगा, प्लस n इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसको बोलोगे आप क्या, एनोड। क्या बोलोगे, बोलो, एनोड। और इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन। कौन सी हो रही है जी, बोलो, ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा करते हैं कैथोड। क्या करते हैं जी, कैथोड। देखो जी, कैथोड एक बात तय है, अगर आप बोलते हो कि भाई आपके पास ऑक्सीडेशन हो गया और किसी चीज ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दैट मीन्स अब आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला भी होना चाहिए। उसी मेटल का आयन होगा जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, Mn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग M सॉलिड, और ये हो जाएगी रिडक्शन। क्या हो जाएगी जी, रिडक्शन रिएक्शन। अगला पढ़ रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन। क्या जी, नर्स्ट इक्वेशन। देखो जी, पहले तो हमने बात कर दी एक मतलब खास पोटेंशियल की बात जो कि इलेक्ट्रोड से निकल रहा है। अब किसकी बात कर रहे हैं जी हम, अगर किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल उसके रेस्पेक्ट में, यानी कि उसके आयन के कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में पढ़ो, यानी कि मैं ये कह रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल with respect to concentration of metal ions, ठीक है। इसको इससे निकालते हैं हम एक नर्स्ट इक्वेशन। देखो जी, जनरली क्या होती है ना, अगर कोई रिएक्शन आप बोलते हो, आपने कभी भी पढ़ा होगा 10th क्लास या 11th क्लास में, आप एक चीज बताओ मुझे, लेट सपोज एक ए है, किसी चीज की कंसंट्रेशन स्मॉल ए है और वो अमाउंट क्या है, ए है, कैपिटल ए। अगर वो बी के साथ रिएक्शन करती है तो देती क्या है ये समझना, स्मॉल सी जिसका की कंसंट्रेशन है ऐसा सी कंपाउंड प्लस डी कंपाउंड। क्या देती है जी, डी, जिसका की कंसंट्रेशन कितना है जी, डी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ये एक रिएक्शन है। अब इससे हमें एक चीज पता करनी है कि भाई आपकी जो नर्स्ट इक्वेशन है उसको इसमें अप्लाई कैसे करना है। मैंने ये कहा पहले से कि आपका कोई मेटल आयन का कंसंट्रेशन होगा, उसकी वजह से सेल पोटेंशियल क्या होगा। कहने का मतलब क्या है ना कि अगर इनको आप एक टाइम के लिए मेटल आयन मान लो तो इनकी वजह से आपका सेल पोटेंशियल क्या होगा, और उसको पता करने के लिए यूज की जाती है नर्स्ट इक्वेशन। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो जी,
बात ये है ना कि जब जब रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, सेल पोटेंशियल तो बढ़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जब जब कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन बढ़ेगा, मैं क्या कह रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन बढ़ेगा, तब भी सेल पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। इसको लिखने के लिए नर्स ने एक इक्वेशन दी, उसको बोलते हैं E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस, देखना 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है, लॉग क्या जी, लॉग के बाद कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या होती है जी, रिएक्टेंट होती है। कहने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस किस को बात समझ में आई बताओ। अब एक बार बताओ, अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जब बात कर रहा हूँ तो इस वाली रिएक्शन को देख लो, इसका कंसंट्रेशन कैसे पता करोगे, ऐसे ही अगर मैं लिख लूँ इसको एक शॉर्ट उसमें, देखो जी कैसे करोगे आप, देखना बहुत ईजी चीज़ है। इसी को यहाँ पे लेके आओ, यानी कि E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है। आगे देखो लॉग क्या आएगा जी, लॉग, और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट है C, सेकंड प्रोडक्ट है आपका D, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ C, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ D, और इसके ऊपर क्या लिख दोगे, स्मॉल c स्मॉल d अपॉन क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर स्मॉल a, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर स्मॉल b। ये रिएक्शन, ये इक्वेशन जो आपकी बनी इस रिएक्शन की वजह से बनी, ठीक है। यानी कि ये जो इक्वेशन आई है, ये नास्टी इक्वेशन इस वाली रिएक्शन के लिए यूज होगी, एक बात। अब उसके बाद क्या आती है, सर ये RT क्या है और NF क्या है, ठीक है। R है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है आपका गिवन टेम्परेचर। अगर आपको कभी रूम टेम्परेचर की बात करके दे दे चीजें, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको कभी रूम टेम्परेचर की बात करके दे दे, कहने का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, इतना अगर दे दे तो आपकी जो इक्वेशन बन के आती है वो क्या बन जाती है जी, देखना E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 R इंटू 298 K अपॉन NF, N, अच्छा N है आपका, अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंजेज आया है। हो सकता है जैसे अब आप कॉपर और जिंक की बात करते हो, कॉपर और जिंक में क्या होता है जी, जब कॉपर और जिंक की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो टोटल इलेक्ट्रॉन चेंजेज आता है 2, तो वहां पे N की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और जो आपका होता है F की वैल्यू उसको बोलते हैं माइकल फैराडे कांस्टेंट या फैराडे कांस्टेंट, 96,500 उसकी वैल्यू होती है। और आगे आपका सेम लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जी, अगर इसमें भी अगर फैराडे की वैल्यू रखते हो और R की वैल्यू रखते हो तो आपका एक और फॉर्मूला आ जाता है, उसको बोलते हैं E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई। देखो अच्छा, एक चीज तो ये आ गई, अब ये आपको ना बहुत फायदा देने वाली है इक्वेशन नंबर 1। कब के लिए वो समझा रहा हूं, ई सेल की अगर मैं बात करूं, देखो जी कब फायदा मिलेगा आपको। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के ले लीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये 1,00,000% अगर होता तो वो भी आ जाता 100%। ठीक है जी। देखो जी, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें सब कुछ कंसंट्रेशन ऑफ ये आपका जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब कुछ दिया होगा, आपको सारी कंडीशन दे रखी होंगी, आपको वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी पता होगी, और वहां पे एक चीज पूछ लेगा कि एट 298 के में उसका ई सेल बता। अगर ऐसा पूछता है तो आपको डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में रखना है। समझ में आ गया। अगर ऐसा नहीं पूछा, अगर आपको कोई और टेम्परेचर दे दिया, लेट सपोज आपको दे दिया एट
300 के, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर से ये वाला फॉर्मूला, जिसमें कि आपको T की वैल्यू फिर कितनी करनी पड़ेगी, 300, और R की वैल्यू गैस कांस्टेंट आपके एग्जाम में भी दिया रहता है। ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी कि एप्लीकेशन क्या है। देखो सबसे बड़ी बात यह है, आपके पास नस्ट इक्वेशन आ गई, आपको पता है कि किसी चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू इट्स मेटल आयन अगर बताना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। लेकिन इसके क्या होंगे, जो है आपके एप्लीकेशन जो होंगे, उनको जानने के लिए इंतजार करें हमारे अगले लेक्चर का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बहुत ज़रूरी है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कमेंट ड्रॉप कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें ये वाला लेक्चर चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एटलीस्ट वी विल प्रोवाइड यू ऑल द एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।